नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। सुबह के बज गए 9। वक्त है गंगा प्राइम का। शुरुआत करते हैं गंगा प्राइम की। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। 2 लाख के पार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या उत्तर प्रदेश में हो गए। यूपी में 2 लाख के पार यह आंकड़ा जा पहुंचा है। लखनऊ में से बात करें तो लखनऊ में 759 कोरोना के संक्रमित नए मिले मरीज। नए संक्रमित मरीज मिले हैं 759 सिर्फ लखनऊ में। कानपुर की बात करें तो 333 पॉजिटिव केसेस यहां से सामने आए। शामली में कोरोना के 35 नए केसेस मिले हैं। बुलंदशहर में कोरोना के 62 नए मामले सामने आए। फतेहपुर में 32 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस मिले हैं और कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में आंकड़ा 2 लाख पार कर चुका है। 2 लाख के पार यह आंकड़ा जा चुका है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि कंसिस्टेंसी है। लगातार संक्रमित केसेस सामने आ रहे हैं और उसी रफ्तार से ये बढ़ रहे हैं और वो रफ्तार में अब बढ़ोतरी ही अब देखने को मिल रहे हैं। ये रफ्तार कम नहीं हो रही और यही सबसे चिंताजनक बात है। आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना केसेस के मद्देनजर हाईकोर्ट तक को टिप्पणी करनी पड़ी। राज्य सरकार को हाईकोर्ट में जो है अपना जवाब भी दाखिल करना है, हलफनामा दाखिल करना है कि क्या अब तक कार्रवाई, क्या क्या कदम उठाए हैं राज्य सरकार ने। यूपी में आपको बता दें कि 2 लाख के पार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है और एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 5,898 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से प्रदेश में 2,03,028 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है। 51,325 कुल एक्टिव केसेस हैं। वहीं प्रदेश में अब तक कुल 3,141 कोरोना पॉजिटिव केसेस की मौत भी हो चुकी है, लोगों की मौत भी हो चुकी है। 3,141। लखनऊ में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस हैं। लखनऊ प्रदेश में कोरोना की राजधानी भी बन चुका है। यहां पर दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के 759 मरीज सामने आए। और शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता लखनऊ से इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, आंकड़े आप भी देख रहे हैं, पहले दिन से देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, तो ये आंकड़े क्या दर्शा रहे हैं? क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में नियंत्रित है या अब ये आउट ऑफ कंट्रोल है, ये काबू से बाहर जा चुकी है? राजीव, देखिए, जिस तरह से केस सामने आ रहे हैं इससे साफ जाहिर है कि कोरोना का जो संक्रमण है वो बड़ी आबादी में फैल चुका है। जैसे जैसे टेस्टिंग हो रही है केस निकलकर सामने आ रहे हैं। इसी का नतीजा है कि जब टेस्टिंग की संख्या बढ़ी तो कल हम देखते हैं कि करीब 5900 केस एक दिन में उत्तर प्रदेश में निकलकर सामने आता है। यानी जाहिर सी बात है ये 5900 लोग पहले से संक्रमित थे। टेस्टिंग हुई तो सामने निकल कर आए। अगर टेस्टिंग इससे ज़्यादा होती तो ये केस की संख्या और ज़्यादा हो सकती थी। यही वजह है कि अब सरकार एक तरफ जहां टेस्टिंग बढ़ाने पर ध्यान दे रही है तो दूसरी तरफ पैरेलल जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, यानी अस्पतालों में बेड है, चाहे खास तौर से क्रिटिकल केयर के, उनको बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आज एक तरफ मुख्यमंत्री जहां गोंडा में नए कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन करने वाले, लोकार्पण करने वाले हैं, तो वहीं बात करें अगर लखनऊ की तो कल लखनऊ के डीएम और कमिश्नर ने लखनऊ के 2 निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया। एक निजी अस्पताल में क्रिटिकल केयर के बेड कोविड के लिए शुरू करने के निर्देश दिए, वहां पर ऑलरेडी काम चल रहा है, उसकी तैयारियों को देखा। तो दूसरे एक और निजी अस्पताल में ही बेड्स की संख्या बढ़ाने के लिए कहा गया। इसके अलावा केजीएमयू का भी लखनऊ में एक नया कोविड हॉस्पिटल बन रहा है 300 बेड का। तो लगातार अब ये है कि L2 और L3 के जो बेड्स हैं उनकी संख्या बढ़ाने पर जोर है, क्योंकि जो L1 स्तर के मरीज हैं उनको तो होम आइसोलेशन भी दिया जा सकता है। दूसरी चीज़, कल 28 तारीख से पूरे प्रदेश में सीरोलॉजिकल सर्वे भी शुरू किया जा रहा है। 12 जिले जो हैं वो चिन्हित किए गए हैं। ये वो 12 जिले हैं जहां पर या तो सबसे ज्यादा केस निकल रहे हैं या सबसे कम। और पहले चरण में 15,000 यहाँ से सैंपल लिए जाएंगे और ये देखा जाएगा उनमें एंटीबॉडी डेवलप हुई हैं या नहीं हुई हैं। यानी कुल मिलाकर ये ढूंढा जाएगा कि क्या कोरोना वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। ऐसा तो नहीं कि बड़ी संख्या हो जिसको कोरोना वायरस आया हो, जिसके अंदर हो, उसके बाद वो अपने आप खत्म हो गया हो, उनको पता भी ना चला हो, एसिम्टोमेटिक हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर ऐसे एसिम्टोमेटिक केस निकलकर सामने आते हैं तो भी चिंता का विषय है कि वो भले ठीक हो गए हो, लेकिन संभव है उनसे संक्रमण कई और लोगों तक पहुंचा हो, वो उससे ना बच पाए हो, वो अस्पतालों तक पहुंचे हो, किसी की कैजुअलिटी हुई हो। इन सारे पहलुओं पर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि 1.5 लाख तक क्षमता फिलहाल करिए जो टेस्टिंग हो रही है, ताकि जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी उतने ज़्यादा मरीज सामने आएंगे। उन सबको जल्द से जल्द बाकी समाज के लोगों से दूर किया जा सके, ताकि वो कोरोना का संक्रमण उन लोगों तक ना पहुंचे किसी भी तरह। तो अब जो रणनीति है वो 2 पहलुओं पर चल रही है। पहली कि टेस्टिंग बढ़ाओ
जिससे जो समाज में कोविड पेशेंट्स हैं उनको जल्द से जल्द बाकी लोगों से अलग किया जा सके, आइसोलेट किया जा सके। और दूसरा कि अपने बेड्स की संख्या बढ़ाइए, जिससे जो गंभीर रोगी हैं खासतौर से L2 L3 के स्तर वाले, उनको तत्काल इलाज दिया जा सके और मृत्यु की जो दर है उसको कम किया जा सके। क्योंकि अब अगर आप देखें राजीव, तो जो मृत्यु की संख्या है वो बढ़ रही है। जी वो शैलेश, आपका इस तमाम आबादी के जानकारी के लिए हिसाब से धन्यवाद। भले तो ही टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर, दूसरा जो संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं उनके लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं हो, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का काम, और तीसरा सीरोलॉजिकल सर्वे की शुरुआत होने वाली है उन जिलों में जहां से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, ताकि ये पता चल सके कि कहीं कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं हुआ है। अब आगरा से बड़ी खबर, जहां पर कोरोना के चलते आज डीएम दफ्तर बंद रहेगा। कोरोना की वजह से, इस संक्रमण की वजह से डीएम दफ्तर बंद रहेगा। कलेक्ट्रेट परिसर में डिप्टी कलेक्टर, आपको बता दें कि संक्रमित मिले, कोरोना पॉजिटिव हुए, ऐसे में डीएम दफ्तर तक बंद रहेगा। आप अंदाजा लगाइए कि संक्रमण की वजह से ये कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। डीएम दफ्तर का बंद होना, और सैनिटाइजेशन के बाद ये फिर लोगों के लिए खुलेगा, लेकिन आज बंद रहेगा। यूपी में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों पर भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं। प्रदेश में 15 से ज्यादा जिले इस वक्त बाढ़ से ग्रसित हैं, बाढ़ प्रभावित हैं। वहीं वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जलस्तर प्रति घंटा 1.5 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। दशाश्वमेध घाट की बात करें या शीतला घाट हो या अस्सी घाट हो, सभी जगह सिर्फ पानी ही पानी भर चुका है, राहत कहीं पर भी नहीं है। आपको ये बता दें कि पहाड़ों पर बारिश हो रही है, इसकी वजह से नदियां उफान पर हैं, जलस्तर बढ़ रहा है, और मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, हर जगह गंगा और उसकी सहायक नदियां कहर ढा रहे हैं। ऐसे में नदियों के तट पर रहने वाले व्यापारियों की चिंताएं भी बढ़ गए हैं। बेकाबू है बाढ़ की स्थिति, काशी नगरी का यह हाल बेहाल है। और हमारे संवाददाताओं का रुख करते हैं अब, जो और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो गंगा तट पर इस वक्त मौजूद है, वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं। तो फिर बस्ती का रुख करेंगे, उसके बाद सतीश श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास भी हम जाएंगे। लेकिन सबसे पहले नीतीश, आप ही के पास, आप बताइए कि क्या स्थिति है, क्योंकि 3 लाख क्यूसेक के करीब जो पानी है वो बेतवा बांध से छोड़ा भी गया था, क्या उसने आकर कहर मचाना शुरू कर दिया है नहीं? और दूसरा, प्रशासन ने क्या अव्यवस्थाएं की हैं लोगों के लिए? राजीव, रौद्र रूप में है मोक्षदायिनी। इस वक्त हम मणिकर्णिका घाट पर मौजूद हैं। आप देखिए चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा, और इसके साथ ही शवदाह की जो जगह है वो पूरी तरह से कम पड़ गई है। तो लोग प्लेटफॉर्म पे, आप देखिए प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है मणिकर्णिका घाट पर, वहाँ पे शवदाह हो रहा है। तो नीचे पूरा पानी भर गया है, हर ओर परेशानी है। लगभग 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जल का स्तर बढ़ रहा है, और हालत ये है कि गंगा अब घाटों की सीढ़ियों से ऊपर उठने लगी हैं। अब गंगा ऊपर की ओर बढ़ने लगी हैं, और निश्चित तौर पे जिस वक्त ये देखिए, ये जो जगह है ये घाट है, और जो पुरोहित हैं वो पानी में बैठे हुए हैं। अब ये पुरोहित किसी तरह से अपना जीवन यापन करने के लिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन ये भी खतरे को उठा रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में ये अपनी जो चौकियाँ हैं ये और ऊपर ले आएंगे, और इनको भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में गंगा किनारे का पूरा व्यवसाय चौपट है। प्रशासनिक इंतजामों की बात करें तो प्रशासनिक दावे तमाम हैं, लेकिन अभी तक इंतजाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ काशी के रहने वाले लोग मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं किस तरह की परेशानियां। गंगा के बढ़ाव से तो परेशानी है, ये है यहाँ के क्या कहते हैं, स्नान करने वाले जो बाहरी कुछ यात्री जो आ रहे हैं, या फिर शव यात्री आ रहे हैं, गंगा को स्नान आने से सभी प्रकार का रास्ता रुक गया है। तो परेशानियां तो हो ही गई हैं, बढ़ी गई हैं। खास तौर पे अगर बात करें तो शवदाह को लेकर किस तरह की दिक्कत आ रही है, कितने घंटे इंतजार करना पड़ रहा है? साधारण लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि ऊपर जगह छोटी है। एक बारी में 7 या 8 या 10 क्या कहते हैं लगे रहते, नीचे क्या कहते हैं उनको 5 घंटे 4 घंटे ये अंदाजे से उनको कहते हैं वेट करना पड़ रहा है। अगर दृश्य की बात करें तो क्या जो पानी है वो कहाँ तक चढ़ चुका है मणिकर्णिका घाट के ऊपर, जो शवदाह का घाट है? जो बाबा की मसानाथ की जो मंदिर है उसमें करीब क्या कहते हैं 8, 9, 10 फीट पानी आ चुका है, और जो ऊपर का लेवल है वहां तक पानी आ चुका है। राजीव, अभी तो ये शुरुआत है, आगे और भी पानी बढ़ने वाला है, और दिक्कतें और भी बढ़ने वाली हैं। अभी आगे जो 4 दिन है, अभी और भी इस दौरान गंगा का जलस्तर बढ़ेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और प्रशासनिक इंतजामों की जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो कहा यह जा रहा है कि बाढ़ राहत चौकियों को तैनात कर दिया गया है। हालांकि
अगर सहायक नदी वरुणा की बात करें तो वहां पर भी जल का स्तर बढ़ रहा है। लोग थोड़े बहुत दहशत में हैं, लेकिन उनको ये उम्मीद है कि प्रशासन उनकी मदद करेगा। लेकिन प्रशासन किस तरह से मददगार साबित होगा, अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जमीन पर अभी तक किसी भी तरह के इंतजाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी तक बाढ़ राहत चौकियां और इसके साथ जो आश्रय स्थल हैं वो सिर्फ कागजों पर ही दिखाई दे रहे हैं, कहीं भी किसी तरह की तैयारी नहीं दिखाई दे रही है। और इस वक्त तो बाढ़ कोरोना राहत काल है। चौकियां सब अभी सिर्फ कागजों में है, धरातल पर है नहीं, और कब तक धरातल पर उतरेंगी मालूम नहीं। शायद बाढ़ जब तबाही मचा दे उसके बाद इस तरह की कोशिशें हो कि आश्रय स्थल बनाए जाएं। फिलहाल तो यही स्थिति दिखाई दे रही है। नीतीश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है प्रयागराज से, जहां पर बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की 5 संपत्तियां कुर्क की गई हैं और लगभग 25 करोड़ की ये संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर प्रयागराज से, बाहुबली अतीक अहमद जो जेल में इस वक्त है, अतीक अहमद की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की गई और लगभग 25 करोड़ की संपत्ति। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और डिटेल जानकारियां देंगे। मोइन, अब तक क्या कार्रवाई की गई और आने वाले दिनों में और किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी, आप दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, कानपुर का जो बिकरू कांड हुआ था उसके बाद से उत्तर प्रदेश के जो माफिया हैं, खासकर जो सफेद पोश माफिया हैं, उन पर लगातार सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। और उनमें जो सबसे बड़ा नाम है वो है पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद का। अतीक अहमद की 7 संपत्तियों को जब्त करने की परमिशन जो है वो प्रशासन की तरफ से पुलिस को मिल गई थी। पिछले कई दिनों से कवायद चल रही थी। कल दोपहर से ही उनका चिन्हीकरण किया जा रहा था, उनकी छानबीन की जा रही थी, कई विभागों की टीमें लगी हुई थी। और कल रात को जो है 7 संपत्तियों में से 5 को जब्त किए जाने की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। जो 2 संपत्तियां बची हुई हैं उनके बारे में उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आज दिन में उन्हें भी जब्त कर लिया जाएगा। जिन 5 संपत्तियों को जब्त किया गया है उनकी वैल्यू जो है वो तकरीबन 25 करोड़ रुपए है। और जिन 2 संपत्तियां जो बची हुई हैं जिनको आज कुर्क किया जा सकता है उनकी भी वैल्यू करीब 10 से लेकर के 12 करोड़ के आसपास है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल देर रात हो जाने की वजह से जो कार्रवाई पूरी नहीं हो सकती है वो आज दिन में किसी वक्त वो पूरी की जा सकती है। जी मोइन, आप हमारे साथ बने रहे। अगली खबर पर मैं आपके पास लौटूंगा। तो बाहुबली अतीक अहमद, उसकी संपत्तियां भी कुर्क की गई और अभी आने वाले दिनों में ये कार्रवाई कुछ इसी तरह से चलती रहेगी। प्रयागराज से ही अगली बड़ी खबर, भ्रष्ट और लापरवाह पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई। एसएसपी अभिषेक दीक्षित ने यह बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी ने विभिन्न अलग अलग थानों में 35 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया और लाइन हाजिर होने वाले पुलिस कर्मियों में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल समेत कई चालक शामिल हैं। आम जनता की शिकायत के आधार पर एसएसपी ने ये गोपनीय जांच करवाई थी, उसके बाद एक कार्रवाई हुई है। मोइन हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए। मोइन, कुछ इसी तरह का बयान मुख्यमंत्री ने भी दिया था और निर्देश दिए थे अधिकारियों को कि ऐसे पुलिस कर्मियों की आवश्यकता नहीं जो जनता के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं या जिनका मन नहीं, ऐसे में उन लोगों को सिस्टम से बाहर किया जाए। तो क्या ये मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ये एक्शन है, ये एसएसपी ने खुद से ये निर्णय लिए हैं? नहीं, जब पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि माफियाओं के साथ साथ उन पुलिस कर्मियों की भी पहचान की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो जनता की समस्याएं सुनने और उसको दूर करने के बजाय खुद समस्या पैदा कर रहे हैं लोगों के लिए। तो उसी कड़ी में जो है प्रयागराज में इस तरह की कार्रवाई की गई है और 35 पुलिस कर्मियों को, जिसमें कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, उनको लाइन हाजिर किया गया है। अभी सस्पेंशन और बर्खास्तगी की कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि उनके खिलाफ जांच चल रही है। लेकिन शुरुआती जांच में जिनके जिनके खिलाफ शिकायत आई है, जिनको ये लगा है कि ये लोग लिप्त है भ्रष्टाचार में, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। लेकिन ये पहली लिस्ट नहीं है, अभी तो ये शुरुआत है और अभी बड़े पैमाने पर अलग अलग जगहों पर, चाहे वो थानों में पोस्ट हो, चाहे दूसरे किसी कार्यालयों में पोस्ट हो, जो पुलिसकर्मी, उनके खिलाफ जांच की जा रही है। और उम्मीद जताई जा रही है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर 1-2 और लिस्ट आ सकती है और उसमें जो संख्या है वो इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। जी मोइन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। यानी कि सिस्टम के भीतर भी सफाई शुरू हो गई है। ऐसे पुलिस कर्मियों को चिन्हित किया जा रहा है जिनकी माफिया के साथ सांठगांठ है या उनकी मदद करते हैं। तो ऐसे में अब ऐसे पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जा रही है। लखीमपुर खीरी से एक बहुत हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ पर थाना नीमगांव इलाके में 18 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद उसका मर्डर कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें यह खुलासा हुआ कि आरोपी दिलशाद ने ही मोहब्बत में शादी की खातिर लड़की की हत्या कर दी। असल में मोहम्मद दिलशाद लव जिहाद करना चाहता था। इसके लिए उसने लड़की को प्रेम जाल में फंसा लिया था
और इसी बीच लड़की की शादी कहीं और तय हो गई, जिसके बाद दिलशाद उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाकर निकाह करने की बात कहने लगा। लेकिन लड़की ने जब इससे इनकार कर दिया तो आरोपी दिलशाद ने उसे धोखे से मिलने के लिए बुलाया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके मामले की जांच शुरू कर दी है। बीते दिनों लड़की का शव गांव के बाहर एक सूखे तालाब से बरामद किया गया था और अब इस मामले में खुलासा ये हुआ है कि आरोपी दिलशाद जिसने महिला को, उस युवती को पहले तो प्रेम जाल में फंसाया, जब युवती की कहीं और शादी तय हो गई तो उसके बाद उसके मंसूबे जब कामयाब हो नहीं पाए तो उसने मर्डर कर दिया। आधार पर अभियुक्त दिलशाद सन ऑफ साजिद निवासी बेहजम को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त दिलशाद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसके अतिरिक्त जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, जैसे फिंगरप्रिंट्स, रक्त रंजित कपड़े, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल की सीडीआर, इनसे भी अभियुक्त दिलशाद की जो स्वीकारोक्ति है उसकी पुष्टि होती है। नवीन अवस्थी इस खबर पर हमारे संवाददाता भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नवीन, पुलिस तो हालांकि लव जिहाद की बात नहीं कर रही, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो नवीन, मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं, समझाएं कि जो जुर्म कबूल किया है, क्या खुलासा किया इसने, क्या इसका मकसद था, क्या इसके मन में था जो इसने लड़की का कत्ल कर दिया? जी बिल्कुल, आपको बता दें, ये कई महीने से, जैसा कि यहाँ पर मामला माहौल गर्म होते देख आईजी लखनऊ परिक्षेत्र की लक्ष्मी सिंह भी कल आ गई थी और मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल की थी और जल्दी से जल्दी खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके चलते दिलशाद जो दर्जी है, बहजम का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पूछताछ में खुलासा हुआ कि इसने एक दिन पहले, जो मर्डर होने से एक दिन पहले करीब 14 बार इससे मोबाइल पर बात की थी। इसी आधार को लेकर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था और उसने, जो एसपी ने बताया कि लगभग कई महीनों से इनके प्रेम संबंध थे और मित्रता थी, शादी करना चाहते थे, लेकिन परिजनों ने दूसरी हरदोई जिले से शादी तय कर दी थी, जिससे प्रेमी नाराज हो गया और उसी को लेके और 2 दिन पहले जब वहां बेहजम लड़की गई, उसके साथ पीछा किया गया, जो कि सीसीटीवी कैमरे में भी फुटेज में सामने आया कि लड़की वहां से निकल रही है। उसके बाद उसने पीछा किया और वहां गांव के पड़ोस में पहुंचकर लड़की से बातचीत की और वहीं उसके साथ पहले दुराचार किया। फिर बैठ के बातचीत करने के बाद उसकी गला काटकर हत्या कर दी। इस तरीके से पुलिस ने खुलासा किया है। तो साफ साफ लग रहा है कि कहीं न कहीं जो कानपुर जैसे जिले में लगातार प्रेम संबंधों की लव जिहाद की बात आ रही सामने, उसी प्रकार से कहीं न कहीं यही से जोड़ा जा सकता है कि लव जिहाद का ही मामला होकर सामने आ सकता था, जिससे प्रेमी नाराज होकर उसकी हत्या कर दी। जी नवीन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए गंगा प्राइम। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बाराबंकी में रामनगर इलाके में रामनगर तहसील के बनाए हुए बाढ़ राहत केंद्र चौका घाट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी हुई बाढ़ राहत किट वितरण के दौरान जमकर यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। मौके पर लेखपाल और प्रशासन के कर्मचारियों समेत पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करना असंभव हो गया था। बाढ़ राहत किट पाने के लिए लंबी लंबी लाइनों के अलावा भीड़ ने मास्क भी नहीं लगाया था। तो आप इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्थितियां क्या है और कितनी बड़ी आबादी से प्रभावित है। रायबरेली से विधायक अदिति सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में है और सुर्खियों में होने की वजह है उन पर लगा संगीन इल्जाम जो उनकी दादी ने लगाया है और इनमें उन पर, उनकी मां पर और उनकी बहन पर दादी के साथ मारपीट करने और जमीन कब्जाने का आरोप है। इस मामले में पुलिस की जांच शुरू हो गई है। अपनी ही पार्टी में बगावत कर भाजपा के समर्थन में आई रायबरेली से विधायक अदिति सिंह को भले ही विधानसभा में सदस्यता बचाने में कामयाबी मिल गई हो, लेकिन पारिवारिक मामलों में अदिति सिंह एक नई उलझनों में घिर गई हैं।
आरोप भी किसी और का नहीं बल्कि घर की बुजुर्ग मुखिया का है। अदिति सिंह पर संगीन इल्जाम लगा है और इसमें उनके साथ उनकी मां और बहन को भी शरीक किया गया है। इल्जाम लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी दादी और पूर्व स्वर्गीय विधायक अखिलेश सिंह की मां हैं, जिनका दावा है कि अदिति ने अपनी मां और बहन के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट की है। इस मसले को लेकर अदिति सिंह की दादी कमला सिंह ने जिलाधिकारी और एसपी को खत लिखा है। इसमें उन्होंने अपनी पोती अदिति सिंह, देवांशी सिंह और बहू वैशाली सिंह पर मारपीट करने और जबरन जमीन कब्जाने जैसे आरोप लगाए हैं। अपने खत में कमला सिंह ने लिखा है कि इन्होंने मुझे काफ़ी प्रताड़ित किया है क्योंकि इनकी अन्यायपूर्ण बातें मैंने नहीं मानी। कमला सिंह ने खत में ये जानकारी दी है कि उन्होंने अपनी ज़मीन के रखरखाव का जिम्मा अपने छोटे बेटे कमलेश सिंह को दिया है, जिसके तहत उन्होंने ज़मीन पर बाड़ भी लगाई थी, लेकिन उनकी पोतियों और बहू ने इसे तहस नहस कर दिया। दादी कमला सिंह ने खत में साफ किया है कि अगर उनके या उनके छोटे बेटे के साथ कोई घटना, दुर्घटना या जान माल की हानि होती है तो इसका जिम्मेदार किसी और को न माना जाए, बल्कि इसके लिए उनकी पोतियां और बहू ही जिम्मेदार होंगे। विधायक अदिति सिंह की दादी की तरफ से लिखा गया ये खत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सुर्खियां भी बटोर रहा। वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि थाने पर आए इस खत को लेकर राजस्व विभाग से जांच कराई जा रही है, जबकि इस मामले की जांच एएसपी को सौंपी गई है, जिसमें हर एक बिंदु पर बारीक विचार किया जाएगा। एक एप्लीकेशन थाना स्तर पर प्राप्त हुई है 10 अगस्त को। उसमें कुछ ज़मीन से लेकर के कुछ बातें उसमें अंकित है, जिसको राजस्व और अन्य विभागों से मिलकर के उसकी जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक द्वारा वो जांच मुझे सौंपी गई है। अब उस प्रार्थना पत्र में जो भी बिंदु हैं उन पर जांच की है। अपनी ही दादी के आरोपों पर विधायक अदिति सिंह ने चुप्पी ओढ़ ली है। वो इस मसले को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। अपनों पर सवाल उठाकर अपनों से घिरी अदिति सिंह ने भले ही इस पारिवारिक मसले पर बोलने से इनकार कर दिया हो, लेकिन सच्चाई यही है कि सियासत में अगर पार्टी परिवार बन जाए तो बगावत वहाँ भी चुभती है, और अगर परिवार ही पार्टी बन जाए तो बगावत वहाँ भी चुभती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पर पहाड़ प्रभात।